बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े के मज़ीद इंकशाफात सामने आए। हम नहीं चाहते कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम नेशनल TV पर बैठ के ऐसे इशूज़ को डिस्कस करें जिसमें विक्टिम जो है उसने खुद ही ड्रामा रचा हो और ड्रामे के मंदरजात बाद में मंजर आम पे आए हों और जिससे अवामी और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की सुबकी भी हुई हो। लेकिन इसको डिस्कस करने का मकसद यह है कि आने वाले दिनों में मुस्तकबिल करीब में अगर कोई इस तरह की हरकत करना चाहता है तो अंजाम से भी बाखबर रहे और देखे कि अवाम के अंदर हमने क्या चीज सरायत कर चुके हैं। मीनार पाकिस्तान केस के हवाले जो बयानात विक्टिम की तरफ से दिए गए, वो बयान हमने 23 अगस्त को अपने प्रोग्राम में कोट किया था, जो अब आके विक्टिम को याद आया। पहले वो क्लिप मुलाहिजा करते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्लानिंग यह है कि ये लोग आगे आगे चलेंगे, लड़के इनके साथ साथ होंगे, लड़के इसके साथ सेल्फियां बनाएंगे और ये 8 से 10 लड़के इनके साथ होंगे। अब वो लड़के इनके साथ सेल्फियां बनाएंगे, उन्हीं लड़कों में से 1 या 2 लड़के जानबूझ के छेड़छाड़ी करेंगे और उसको देख के बहुत से लड़के इन पर हल्ला बोलेंगे। जब हल्ला बोला जाएगा तो इनके अपने ही जो साथी साथ आए हैं वो यासर उसकी वीडियो बनाएंगे। राना साहब, हमने 23 अगस्त को कहा था ये सस्ती शोहरत के लिए ड्रामा है। आज उसका जो बयान है और उसकी जो तस्दीक है वो विक्टिम खुद करे और अपने साथी को ब्लेम करते, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर, एक तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये कौमी चैनल है, इस पर नहीं होना चाहिए, लेकिन आज सब जगह ये चल रहा था तो हमने कहा आज इसका वाइंड अप करें, इसकी केस बता दें कि हरकत हुआ क्या है। लेकिन जी होता क्या है कि ये एक ऐसा ड्रामा था जिसने पाकिस्तान के अंदर एक हजान पैदा कर दिया। पाकिस्तान की इंटरनेशनल सतह पर इज्जत को तार तार करने की कोशिश की। भारतीय मीडिया बार बार दिखाता रहा कि पाकिस्तान में 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर क्या हो गया। अब इसको बेनकाब करना तो यासर जरूरी था। हमने 23 अगस्त को बता दिया था क्या ड्रामा है। बीबी ने, मोहतरमा ने अब यह बयान दिया, सेम यही बयान दिया ना कि इस तरह लेकर आया, इस तरह हुआ, मेरे साथ किया। फिर देखें, हमें ख्वाब आ गई थी 23 अगस्त को, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद थी। हमने उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर उस वक्त ये कहा कि ये सब कुछ हुआ है, लेकिन ना हुकूमत ने ना पुलिस ने उस पर गौर किया। आज उसी पर एक्शन किया गया। या सर, अब होता क्या है, मामला क्या है, क्यों ये लड़की और रैम्बो सेक्रेटरी दोनों जो इसका, ये क्यों एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं? आखिर वो कौन सी ऐसी बात हो गई है कि जिसने एक दूसरे का इन्हें दुश्मन बना दिया, जिस पे ये सारा कुछ शुरू हो गया? अब मैं आपको वो हकायक सामने लाता हूं जो किसी ने नहीं लाए, वो चीज़ें जो सामने आएंगी। देखें, ये एक ड्रामा था और इस ड्रामे के प्रोड्यूसर जो हैं एक 2 बड़े मारूफ जर्नलिस्ट थे जो सोशल मीडिया के। अब ये पूरा ड्रामा किया गया। इस ड्रामे के बाद सारा लड़की ने बयान किया, यही हुआ कि मीनार पाकिस्तान आए, मीनार पाकिस्तान आने के बाद ये ड्रामा हुआ। ड्रामा होने के बाद ये मीनार पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद एक जगह चले जाते हैं, वहाँ पे बैठ के खाना खाया जाता है, कपड़े चेंज किए जाते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर सारी गुफ्तगू होती है। फिर एक प्लानिंग के तहत जो है वो कलमा चौक लाहौर में पहुँचते हैं, वहाँ से एक गाड़ी लेकर किसी जगह जाती है, वहाँ पर एक सोशल मीडिया पर बिल्कुल एक शोर मच जाता है और उस शोर के मचने के बाद बहुत सोचता है। मुझे भी पता है कि आज के प्रोग्राम के बाद कुछ लोग आपको और मुझे बड़ा बुरा कहना शुरू करेंगे जो उस ग्रुप से तल्लक रखते होंगे, जो उस माफिया से तल्लक रखते। अब उसके बाद असल मकसद होता है पैसे कमाना। FIR दर्ज हो गई, पहला तरमीमी बयान, पहला इस बीबी का बयान कि जनाब इस तरह हम मेरे साथ 6-7 लोग थे जिसमें सदाम का नाम, जितने मुलजम ये पकड़े गए हैं उनके नाम मौजूद होता है। दूसरा कि कुछ लोगों ने, कुछ नहीं बहुत से लोगों ने, 24, 25, 30 लोगों ने किया, मेरे कपड़े फाड़ दिए। पुलिस ने 300-400 बंदे उठा लिए। हर बंदा जिसका मोबाइल लोकेशन थी, पुलिस क्या करती, इससे ज्यादा उठा बिल्कुल इससे ज्यादा उठा लिया। और उसके बाद क्या हुआ, बेचारे पुलिस अफसरान को भी फारिग कर दिया गया जिनका कसूर ही कोई नहीं था। आज तो ये साबित हो गया ना। अब उसके बाद आगे चलते हैं, यही रैम्बो साहब। अब जब ये सारा हो गया मामला, इनकी बल्ले बल्ले हो गए, हर तरफ चले गई, कुछ लोग इनके हक में जुलूस निकालना शुरू हो गए, सियासतदानों ने इनके हक में बयान देने शुरू कर दिया, हुकूमत को सारा इल्ज़ाम देना शुरू कर दिया, इस हुकूमत पे सारा मलबा गिरा दिया। हुकूमत ने एक खौफ से या डर से या प्रेशर आके बहुत से ऐसे इकदाम कर दिए जो नहीं करने चाहिए थे, फेस करना चाहिए। अब उसके बाद क्या होता है कि जनाब यही रैम्बो ये एक नंबर खरीदता है। अब इनका फायदा क्या है कि भाई शोहरत मिल गई। अब शोहरत मिलने के बाद क्यों ना पैसा भी कमाया जाए। आप जरा उस क्लिप को देखें, जब ये बीबी आ रही है आगे, तो जरा इसके कान, जिससे ये कहती बालियां, जरा देखें कानों में सोने की बालियां थी, गौर से देखें उस क्लिप को, नहीं थी। इल्ज़ाम ऐसा बनता है मोबाइल फला 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 फला, और जिस मोबाइल का जिक्र किया जाता है आज तक उसका डिब्बा नहीं ये पेश कर सके। अब उसके बाद क्या होता है जी जनाब, ये सारा मामला हो जाता है 3 दिन बाद, 17/8/2021 को 11:58 पर
GT रोड GPO चौक गुजरात से आमिर सुहेल साहब एक मोबाइल सिम जो है उसको ऑन करवाते हैं। इनका शनाख्ती कार्ड नंबर होता है जिससे ये ऑन करवाते हैं। ये करने के बाद ये क्या करते हैं जनाब, ये फौरी तौर पर अब राब्ते शुरू हो जाते हैं। प्रेशर हो गया, इंटरनेशनल प्रेशर बन गया। अब जो पकड़े जाएंगे दफात आनी शुरू हो गई, सजाए मौत होगी, 25 साल कैद होगी जनाब, फला होगा। ऐसा खौफ पड़ गया कि पुलिस ने लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। अब लोग इनसे राब्ते करते थे। अब रैम्बो और ये दोनों लहदा हो गए। रैम्बो को टारगेट दे दिया कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी, बीबी ने कहा, और रैम्बो को टारगेट ये था कि तुम पैसे पकड़ोगे। आपको पता है एक टॉक शो में भी रैम्बो गया था जिसपे इसने कहा कि अचानक भाई आ गया, वो सारा आपको। अब क्या होता है जनाब, ये 7 लोगों से पैसे लेते हैं। चले मैं आपको बड़ी खबर ब्रेक कर दूं। टेलीफोन कन्वर्सेशन भी चल रही है जिसमें वो बात करते हैं। वो आगे से कहती है कि वो रैम्बो कहता है ये गरीब घर के लोग हैं, वो कहती है कि पर बंदा 5 लाख तो कर ही ले। ये तो वो है जिन्होंने शनाख्त काट ली, जिनकी शनाख्त करने से इंकार हुआ कि आपकी शनाख्त नहीं करेंगे। देखें ये खुद कहते थे ना 25 से 30 थे, तो 6 की शनाख्त क्यों हुई, बाकी कहां गए? बाकी 7 से 8 लोगों से ये रकम ले लेते हैं। रकम भी जिस जगह पर ली जाती है वो भी बता देते हैं। रकम ली जाती है जनाब इकबाल टोन में, एक जगह पे बैठ कर रकम ली जाती है, रकम की वसूली हो गई। अब रकम की वसूली होगी, एक तरफ क्या मजे वाली बात है, एक तरफ रकम वसूल कर रहा है रैम्बो, एक तरफ एक और शख्स वसूल कर रहा है जो बीबी के बड़े करीब है। अब जब फड्डा पड़ता है इनका आपस में, वो कहते हैं तुमने इतने पैसे लिए मुझे पैसे दो, वो कहता है तुम्हारे फलां बंदे ने भी इतने पैसे लिए। असर रफड़ पड़ता है पैसों पे। जब पैसों में रफड़ पड़ता है तो बीबी के साथ एक बंदा है, शख्स है जो इनके साथ हर जगह जाता है, वो कहता है रैम्बो का अपने से अलहदा कर दो, तुम डायरेक्ट डील करो। ये लो जो डायरेक्ट डील शुरू हो जाती है। यासर मैं मुख्तसर बता दूं, पैसों से रफड़ पड़ता है। उन पैसों के बाद दोनों की आपस में तलखी होती है। तलखी के बाद रैम्बो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। और मजे वाली बात है वो अपने टेलीफोन पे रिकॉर्डिंग खुद लगाती है, और कुछ बंदे सरकारी लोगों को कहती है मैं टेलीफोन की रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगी, इसको फंसाएं। या सर सारा पैसों का खेल था, अब वो शोहरत का खेल है। मुझे एक बात बताएं, 3 दिन पहले रैम्बो जी मैं मरने वाला हूं 4 दिन पहले, और मरते वक्त मैं गलत नहीं कहूंगा, ये बेगुनाह है, इसके साथ जुल्म हुआ। अब वो कहता है जनाब ये ही सब कुछ थी। आपको पता है जितनी वीडियो रैम्बो के मोबाइल से निकली हैं, जितनी वीडियो 3 और मोबाइल से निकली हैं, सब की सब वीडियो जो हैं ऐसी हैं कि जिसे आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, यानी रजामंदी से हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं, कानून अगर हरकत में आता है, मुझे नहीं पता पुलिस क्यों नहीं कर रही, मेरी समझ से बाहर है, तो फिर ये तो दोनों पे FIR होती है। 18/198 PECA ये एक्ट है जो, और ये बाकायदा जाता है FIA में। फाहिश वीडियो और जिनसी तल्लुकात पर दफ़ा 476 के तहत FIR बनती है इनके खिलाफ, जिस पर इन्हें 10 साल कैद हो सकती है। जब एक है तो दूसरा क्यों नहीं? ये एक ड्रामा था या सर, पैसों पे झगड़ा हुआ, उसके बाद ये सारा खेल सामने आया। ड्रामा था, मरकजी किरदार भी खुद ही सामने आ गए और उनकी चीजें भी आया होने लगी। ये तो हुकूमत वक्त को फैसला करना चाहिए कि कार्रवाई यकतरफा करनी है या दोनों अतराफ पूरे मंजरनामे को देखते हुए। नाज़रीन, सियासी में भी बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। क्या कबल अज़ वक्त इंतखाबात मुमकिन है? इस वक्त जो महंगाई का तूफान बरपा है और हुकूमत भी जिसका एतराफ़ कर रही है, क्या उसके खिलाफ अपोजिशन जो है वो मुत्तहिद हो पाएगी? चाहे वो सदारती ऑर्डिनेंस हो, चाहे वो दीगर मामलात हो, अपोजिशन का किरदार क्या होगा और हुकूमत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो क्या है, और अपोजिशन की नज़र में हुकूमत की गलतियां क्या है? इस पूरे सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट नय्यर हुसैन बुखारी साहब ने। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुखारी साहब, जिस तरह हुकूमत एतराफ़ कर रही है कि हाँ महंगाई मौजूद है, अपोजिशन भी दुहाई दे रही है, लेकिन मैकेनिज्म दोनों तरफ से दिखाई नहीं देता, ना हुकूमत के पास बेहतरी का, ना अपोजिशन के पास हुकूमत के खिलाफ जाने का। तो क्या हम ये समझ लें कि हुकूमत और अपोजिशन फ्रेंडली अपोजिशन में है, या आने वाले दिनों में अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है? शुक्रिया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने फॉर्मुलेट किया, जहाँ पे आपने टारगेट गवर्नमेंट को भी किया और अपोजिशन को भी किया। देखिए, बुनियादी बात तो यह है कि रिलीफ देना और आवाम की बेहतरी के लिए काम करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है,
और जो पब्लिक इश्यूज़ हैं, जो आवाम के इश्यूज़ हैं, उनको रेज़ करना, उनको प्रोजेक्ट करना, ये बिल्कुल अपोजिशन की ज़िम्मेदारी है। लेकिन रिलीफ गवर्नमेंट दे सकती है, अपोजिशन तो रिलीफ नहीं देती। बिल्कुल ठीक। अपोजिशन एजिटेट कर सकती है और उसके लिए एजिटेशन बिल्कुल अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी समझती है। लेकिन हम ये सुन रहे हैं पिछले 3 सालों से, घबराना नहीं। अब आवाम ना घबराए या हुक्मरान घबराएं, लेकिन हुक्मरान तो घबराने को तैयार कतई नहीं है, क्योंकि उनको तो एहसास ही नहीं है महंगाई का, इसलिए कि वो अपने जेब से तो अखराजात करते नहीं हैं कि जो उनको महंगाई का एहसास हो, चाहे वो वज़रा हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे दीगर लोग हों, वो तो स्टेट के एक्सपेंसेस पे पल रहे हैं, तो उनको तो कोई एहसास नहीं है। महंगाई का एहसास तो एक गरीब आदमी को है, एक मिडिल क्लास के लोगों को है, और उमरा को शायद हो ना हो, लेकिन मेजॉरिटी जो है पाकिस्तान की, वो तो बड़ी मुतासर है आज की महंगाई से। और इतराफ़ करना से मसाइल का हल नहीं, आवाम मसाइल का हल चाहती है। आवाम इस इन्फ्लेशन को चाहती है कि ये रुक जाए। आवाम जो कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है रोज़मर्रा की अशिया का, उसको रोका जाए। और ये इनके वज़रा और ये प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं जी हमारे खत्ते में पेट्रोल सबकी कम कीमत में मिल रहा है, तो उनको ये एहसास है कि आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है खत्ते में, आपका डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या है खत्ते में। आपका डॉलर एक्सचेंज रेट अफगानिस्तान से भी नीचे है, जो 40 साल से जंग में मुलव्वस रहा, जंग में वो रहा, उसका एक्सचेंज रेट बेटर है। लेकिन आप जब से आए हैं, आप 110 रुपए के डॉलर से, बल्कि बिलो 100 से आज 172-73 पे है, तो इकॉनमी तो शटर होकर रह गई है। महंगाई है, अवाम तंग है, आम आदमी पिस रहा है, आम आदमी तंग है, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं। तो पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें जो हैं आज तक हुकूमत के खिलाफ कोई कामयाब तहरीक क्यों नहीं चला सकी, जब अवाम भी खिलाफ है? उसकी भी एक बुनियाद, उसकी मैं बिल्कुल समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ था और हमने मार्च में एक लॉन्ग मार्च करना था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपने मौक़िफ़ पे कायम थी, लेकिन दीगर जमातों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ नहीं दिया और आज वो पीडीएम के हवाले से बात करते हैं। हम तो मार्च में लॉन्ग मार्च करना चाहते थे, जिस मार्च का वो अनाउंस अभी कर रहे हैं, एजिटेशनल प्रोसेस अभी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो उस वक्त चाहती थी। हाँ, उन्होंने एक ऐसी वो कहते हैं पाख लगा दी, एक ऐसी चीज़ नेक्स्ट कर दी लॉन्ग मार्च के साथ रेजिग्नेशन का। पीपल्स पार्टी तो रेजिग्नेशन के बारे में उसको लॉस्ट ऑप्शन के तौर पे देखती थी। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ चुका है, अगर सियासी जमातें अपोजिशन में जो बैठी हैं और उनकी क़यादत आवाम की इश्यूज़ को नहीं समझती, आवाम की पल्स को नहीं समझती और उनके इश्यूज के साथ नहीं चलती, तो वो सियासी जमातें अपोजिशन में। नैयर बुखारी साहब बात तस्लीम करते हैं कि पीडीएम की जमातों में इख्तलाफात पैदा हुआ, जिसकी वजह से अवाम को जो रिलीफ मिलना चाहिए था या अवाम की जो ताकत सामने आनी थी वो पसे पर्दा चली गई। लेकिन आप ये भी तो देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी मिलकर भी एक अलहदा तहरीक नहीं चला सके। देखिए, अलहदा तहरीक हम अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। हम पार्लियामान के अंदर भी मुतहद थे। हमने पार्लियामान के अंदर जिसको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया उसको हमने कहा कि हमारी पूरी सपोर्ट है, लेकिन जब वो फाइनेंस बिल की पास करने का वक्त आया या उसको अपोज करने का वक्त आया तो लीडर ऑफ अपोजिशन ही वो मौजूद नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू की। इस्लामाबाद में मैंने खुद एक जलसा लीड किया और हमारे कराची में और पिछले दिनों डीआई खान में भी और बाकी शहरों में भी हमारा एजुकेशनल जो पॉलिटिक्स है वो उसका हम आगाज़ कर चुके हैं। और हम समझते हैं, आपको एक बात मैं रिकॉल कर दूँ, याद करा दूँ कि महंगाई एक ऐसा इशू है जो हुकूमतों को ले डूबता है और मैंने 68 में अयूब खान की गवर्नमेंट को इस महंगाई की बुनियाद पर डूबते नैयर बुखारी साहब दुरुस्त है, इसमें कोई राय नहीं है कि महंगाई जो है वो हुकूमतों को ले डूबती है। मुत्तहिदा अपोजिशन तो नहीं हम कह सकते। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो फैसलाबाद में जलसा करने जा रहे हैं, वो कहते हैं कि हम महंगाई को इशू बनाएंगे साथ।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक बड़ी सियासी जमात है और ANP उसके साथ है, आप कब इस महंगाई के हवाले से बाहर निकलेंगे? जिस इशू की वजह से हुकूमत ख़त्म हो सकती है उस पर कब निकलेंगे? हम ऑलरेडी निकल चुके हैं। पिछले महीने में इस्लामाबाद में हमने जलसा किया। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पेशावर में भी हमारी जमात ने किया, डेरा इस्माइल खान में किया, कराची में किया, और हम तो इस पे है। और हम समझते हैं कि अगर बाकी जमातें भी अपोजिशन हमारे साथ मिलने को तैयार है तो हम बिल्कुल कलेक्टिवली इस हुकूमत के खिलाफ जाने को तैयार हैं। बुनियादी बात यह है कि अवाम का इशू, आज अवाम ये बात सुनने को तैयार नहीं है कि जी पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हो गया। पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में हमारे जब हम गवर्नमेंट में आए थे उस वक्त भी 135-40। सारी बातें आपकी दुरुस्त है। हम यही कह रहे हैं कि अवाम सुनने के लिए तैयार नहीं है, फिर अवाम को कोई निकालने के लिए भी तैयार नहीं है ना। बुखारी साहब अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोक दीजिएगा। रजा रब्बानी साहब ने यह कहा कि अगर अवाम बाहर निकल आए महंगाई से तंग होकर तो कोई कयादत नहीं कर सकेगा, उनकी बिखरे हुए अवाम को संभालना मुश्किल होगा। तो तासुर यही आता है कि सारी अपोजिशन जमातें ये चाहती हैं कि बगैर कयादत के अवाम निकल आए, अवाम के सर पे ये हो कि हुकूमत का जो भी हिसाब बनता है। नहीं कतई मैं तो इससे एग्री नहीं करता। मैं तो ये समझता हूं कि आवाम की पल्स को पॉलिटिकल लीडर वो होता है जो उसकी पल्स को समझे, और हम समझते हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ऐसे पॉलिटिकल लीडर जो आवाम की पल्स को समझते हैं। उनकी आप ये रिसेंट स्टेटमेंट्स पिछले अरसे में देख लें, महंगाई के खिलाफ क्या है और हुकूमत के खिलाफ क्या है, और बाकी दीगर जमातों के बारे में उनका जो मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने है। हम समझते हैं कि आवाम अब बिल्कुल इस स्टेज पे पहुंच चुकी है, इस सोच पे पहुंच चुकी हैं कि हुक्मरानों से निजात हासिल होनी चाहिए। नहीं यार भाड़ी साहब, आज फॉरेन फंडिंग केस में पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से एक फ़ैसला आया और तहरीक इंसाफ को ये कहा गया कि 8 दिन में आप उन्हें सजात को देखें और फंडिंग के डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये बुनियादी बात है, ये इसको ट्विस्ट किया गया है। हमारे खिलाफ जो इन्होंने दरख्वास्त दी, क्योंकि ये खुद स्टकअप थे, फंसे हुए थे, और ये अपनी रिफ्यूज चाहते थे कि बाकियों पे इल्ज़ाम लगा के PTI वाले, क्योंकि ये अकाउंट फॉर नहीं कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई फॉरेन फंडिंग का इशू ही नहीं है। जिस जमात जिस इशू पे ये कहना चाहते हैं कि कोई कंपनी रजिस्टर्ड है यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड स्टेट्स में, उसके साथ पीपल्स पार्टी का कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो इल्ज़ाम लगाता है इस्टेब्लिश भी उसको करना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ आज भी ये है, इल्ज़ाम अगर PTI लगाती है हमारे खिलाफ तो वो इस्टेब्लिश वो करे, एविडेंस वो लाए, अपने पाँव पे वो खड़ी हो, और फिर हम रिबट करेंगे। लेकिन आज तक PTI कोई एविडेंस लेके आई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जिससे ये इस्टेब्लिश हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई फंडिंग है। हम हर साल पीपल्स पार्टी हर साल इलेक्शन कमीशन में अपने अकाउंट्स जो है ना वो सबमिट करती है, डिटेल सबमिट करती है, और जिसकी बुनियाद पे हमारी एनलिस्टमेंट कंटिन्यू करती है। हमारी एनलिस्टमेंट आज भी कंटिन्यू कर रही। मैं कैटेगोरिकली एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान पीपल्स डिनाई करता हूं। नहीं हुसैन भारी साहब, सदारती ऑर्डिनेंस कभी भी नैब के हवाले से जो है उस पर आप अदालत में जा रहे हैं, कब जा रहे हैं? देखिए जी, उसमें तो हमारी क़यादत ने फैसला कर लिया, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आपने वो इस मुल्क के प्रेसिडेंट की बेखबरी और प्रेसिडेंसी की बेखबरी देख लें कि जो ऑर्डिनेंस जारी होता है उसमें कहता है कि जी आज हालात ऐसे हैं, देयर इज एन अर्जेंसी एंड अ नीड टू प्रोमलगेट अ लॉ। इनको पता नहीं था प्रेसिडेंसी को कि 8 अक्टूबर लास्ट डेट है चेयरमैन नैब की। इससे पहले 1 हफ्ता पहले सेनेट का सेशन भी था और नेशनल असेंबली भी थी, और ये बिल लेके आ जाते। ये चोर दरवाजे से क्यों लेजिस्लेशन करना चाहते हैं? आर्टिकल 89 जो है वो सिर्फ इसलिए सहूलत देता है कि जब असेंबली सेशन में ना हो, इमरजेंसी कोई आ जाए। ये क्या इमरजेंसी थी जब एक टारगेट डेट इनको पता थी कि 8 अक्टूबर
टारगेट डेट का चेयरमैन कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इतनी बेखबरी है कि जब चेयरमैन की मुद्दत कंप्लीट होने वाली है तो उससे पहले ही आपको कुछ ना कुछ इकदाम उठाने चाहिए थे। एंड वक्त पर आकर ये एक बहाना ढूंढा गया। बहुत शुक्रिया नय्यर हुसैन बुखारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर मंजरनामे पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की कारकर्दगी, पंजाब के अंदर कारकर्दगी किस हद तक बेहतर हुई या किस हद तक बेहतर होने की जरूरत है, अभी तक बेहतर ना होने के पीछे वजूहात क्या हैं, और अभी तक जितनी बेहतर है उनके दरमियान हडल्स कितनी थी जितनी अबूर करके वो कारकर्दगी बेहतर हो सकी है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन साहब ने। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसन साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद तर्जुमान मुंतखब होने पर। मैं ये नहीं जानना चाहूंगा कि इतने तर्जुमान तब्दील हुए, उनकी वजूहात क्या थी। अब आपको यह टास्क मिला है तो आप पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को किस तरह बयान करेंगे कि वो किस तरह बेहतरी की जानिब गामजन है और कितनी अभी तरक्की या बेहतरी होना बाकी है? यासिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि पंजाब के अंदर इस वक्त मीडिया में जो दिखाया जाता है वो बेसिकली एक परसेप्शन का क्राइसिस है, ना तो कोई गवर्नेंस का क्राइसिस है, ना कोई डेवलपमेंट का क्राइसिस है। ये एक नैरेटिव बिल्ड किया गया पिछले कुछ साल के अंदर ये दिखाने के लिए कि जैसे पंजाब पीछे जा रहा है, जो कि हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। मैं आपको अपना ज़ाती तजर्बा बताता हूँ। मुझे अभी इस ओहदा संभाले आप समझिए तकरीबन पूरा एक हफ़्ता हुआ है एक्चुअली आज, और मैंने इस हफ्ते में लातादाद ब्रीफिंग्स ली हैं, लातादाद मीटिंग्स में बैठा हूँ। मैं आपको बताऊं कि मैं जिस फाइल को खोलता हूं, जिस मीटिंग में जाता हूं, हालांकि मैं पंजाब हुकूमत के बारे में काफ़ी जानता था, मेरे इल्म में वो काम इस हुकूमत के आए हैं कि मैं खुद भी हैरान हूं। मेरा पहले भी ख्याल था कि इस हुकूमत ने काफ़ी काम किया है, लेकिन मैं खुद भी हैरान हूं कि इस कदर डेवलपमेंट का काम, और आखिर ये क्यों मीडिया पे नहीं आया या मीडिया ने दिखाना नहीं चाहा, ये अभी मेरी समझ से बाला तर है। लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे लिए नंबर 1 एजेंडा ये है कि अगर ये जो काम ऑलरेडी 3 साल का हो चुका है, अगर मैं इसको आवाम के सामने ला सकूं, मीडिया के सामने ला सकूं, और एक ऐसे अंदाज में ला सकूं जहां पे ये पॉलिटिकल स्लोगनेयरिंग से आगे चला जाए, जहां पर लोग आकर इसको ठोक बजा के देखें कि इस बात के अंदर कितना मेरिट है, कि ये कितना ऑब्जेक्टिवली उस चीज़ को देखें। और अगर उनको मैं समझता हूं कि मेरे लिए नंबर 1 एजेंडा आगे चल के ये है। जाहिर है कि अभी खबर साहब, आपने कहा कि मीडिया क्यों ऐसा दिखाता है, चलें इसी पे चले जाते हैं। हम मीडिया को आज आपको मौका मिला है, आप ज़रा बता दें ताकि हमें भी पता चल सके। आप ये बता दें इन 3 सालों में कोई एक चीज़ जो सस्ती हुई हो। आप ये बता दें इन 3 सालों में कोई ऐसा बड़ा क्राइम जो कंट्रोल हुआ हो। ये बता दें इन 3 सालों में वो डिंगी जिसके सबको इल्म था होना है, जो आज अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है, इस पे कंट्रोल हुआ हो। ये बता दें ताकि हम आवाम तक ये आपकी ये बात पहुंचा सकें। अच्छा, देखिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब देता हूं। मैं पहले डेंगी से बात शुरू करता हूं। यार साहब, आपको हैरानी होगी सुन के कि जिस दिन मेरा नोटिफिकेशन हुआ तो मुझे लोगों के कुछ के फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि यार वो डेंगी के ऊपर अभी तक हमारे घर के अंदर बाहर से कोई फॉगिंग नहीं करके गया। पहले तो इतना लोग फॉगिंग करते थे, तो इसलिए ये हुकूमत तो फॉगिंग नहीं कर रही। मैं भी सुन के बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा अच्छा फॉगिंग क्यों नहीं हो रही। मैं आया, मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ लातादाद कॉन्वर्सेशंस की। बात यह है कि जो फॉगिंग की स्ट्रेटजी है वो ख़त्म हुए एक अरसा हो गया। ये एक पुरानी बात थी, जब डेंगी आया हुकूमत ने नर्वस हो के एक्सेसिव फॉगिंग की, लोगों के अंदर हेल्थ के इतने मसाइल पैदा हुए। फिर एक्सपर्ट्स को कंसल्ट किया गया, एक्सपर्ट्स ने कहा कि खुदारा ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, आप ऐसे ना करें। अच्छा, फिर हमारी स्ट्रेटजी है क्या? देखिए, हमारी स्ट्रेटजी ये है कि जो पहली चीज़ है वो है हमने पॉन्डेड वाटर को ड्रेन करना है, पानी को खड़ा नहीं होने देना। और इसमें एक्सपर्ट्स ने हमें बताया कि आप लाताद इश्तिहार दे दें, लेकिन आपको कम्युनिटी के साथ काम करना पड़ेगा। हज़ारों एक्टिविटीज़ कम्युनिटी के साथ हो रही हैं, उनको ट्रेन करने के लिए। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है
कि अब स्ट्रैटेजी ये है कि हम हॉट स्पॉट चेकिंग करते हैं और तकरीबन 4 लाख के करीब घरों में रोज़ अक्रॉस पंजाब चेकिंग होती है। जहाँ पे लार्वा निकलता है वहाँ पे इंडोर रेजिड्यूल स्प्रे किया जाता है उस घर में। ये बता दें आप तर्जुमान पंजाब हुकूमत, आप पहले डिंगी को देख रहे हैं। आज लाहौर शहर, फैसलाबाद, मुल्तान, इन किसी एक शहर में बता दें कितने घरों में लावा निकले और उनको आपने सील किया या स्प्रे किया या ये बता दें सर। साथ एहतराम इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने बड़ा काम किया ना, तो कुछ फिगर हम भी बता देंगे। जी मैं आपको मैं आपको मुझे देखने दीजिए। अगर आपको एग्जैक्ट फिगर चाहिए तो मुझे सिर्फ अपना ब्रीफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका सवाल बड़ा स्पेसिफिक है। लेकिन मैं आपको पहले इसका ये जवाब दे दूं कि हर रोज़ महकमा सेहत जो है वो जनरेट करता है एक रिपोर्ट, उसके अंदर ये बताता है कि आज कितने हॉटस्पॉट चेक हुए, कितने आउटडोर स्पॉट्स चेक हुए। और अगर आप ये इजाज़त देंगे तो आपका, क्योंकि शो लाइव बाद में होगा, मैं उस शो के से पहले अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर आज की रिपोर्ट लगा दूंगा, जो आप देखें और आपके तवज्जुद से आपके व्यूअर्स देखें जाकर मेरे ऑफिशियल अकाउंट से कि आज के क्या स्टैटिस्टिक्स हैं। हसन साहब, आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर दैट। आमियाना सा सवाल है, एक आम आदमी का सवाल है कि पुरानी हुकूमतों को आप चोर और लुटेरों की हुकूमतें कहते थे। आपने कहा कि मसनूई तरीके से डॉलर के रेट को कंट्रोल किया गया। डॉलर का रेट आपके दौरे हुकूमत में बेहतरीन तरीके से 170 पे चला गया। पुरानी हुकूमतों में चोर थे, 4% पे महंगाई रही। मौजूदा हुकूमत ईमानदार है, 9% पे चली गई। पुरानी हुकूमतों में डेंगी जो है उसकी स्ट्रेटजी मुख्तलिफ थी, लेकिन डेंगी कंट्रोल कर लिया गया। आपने स्ट्रेटजी तब्दील की है, डेंगी के मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये जो ईमानदार और बेहतरी की तरफ गामजन हुकूमत है, इसने अवाम के जहनों में किस तरह की तराकीब को पुट कर दिया है कि वो अपने तौर पे इतने सवाल सोचने लगे? अच्छा देखिए, आपने 3 बातें की। आपने करंट अकाउंट की, डॉलर की बात की, महंगाई की बात की और आपने फिर डेंगी की बात की। मैं डेंगी पे सिर्फ एक छोटी बात करूंगा ताकि आपके बाकी सवालों की तरफ जाऊं। देखें, बात यह है, ये वो हुकूमत है यासिर जिसने कोरोना पे काबू पाया, कोरोना को मैनेज किया है। खुदा के लिए ये समझें, ये डेंगी जो है एक मौसमी वबा है। ये हर कुछ सालों के बाद इसकी वेव थोड़ी सी स्पाइक करती है। आप ये मत भूलें कि जिस शहर में ये डेंगी जब शुरू हुआ था, इसका क्या स्केल था, कितने लोग मरे थे। डेंगी को अभी भी बिल्कुल डेंगी की इस दफ़ा स्पाइक थोड़ी सी है, लेकिन पूरा डिपार्टमेंट, पूरा पंजाब, तमाम अफसरान उसके ऊपर लगे हैं। ये कहना कि डेंगी बिल्कुल बेकाबू हो गया है, मेरे ख्याल में थोड़ी एग्जैजरेशन है। स्पाइक को मैनेज करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। आपको पता है अभी कल या परसों इफ्तिताह हुआ है डेंगी फील्ड अस्पताल का। आपकी हुकूमत ने कुछ लोगों को मुअत्तल किया है, इसलिए मुअत्तल किया है कि उन्होंने कहा जी ये डेंगी पे काबू नहीं पा सके। हम नहीं कह रहे, आपकी हुकूमत कह रही है, आपका महकमा हेल्थ कह रहा है, उनका नोट आया, बाकायदा प्रेस रिलीज आई है। हम तो ये नहीं कह रहे, हम आपकी हुकूमत के कह रहे हैं। जब खुद कहते हैं कि डेंगी पे काबू नहीं पाया गया, इन लोगों की नहली थी, तो जब बंदे अस्पतालों में चले गए तो हम ये भी ना कहें, इसका भी मीडिया पे तो ना डालें ना। नहीं, देखिए यासिर, देखिए जो अच्छी चीज़ है ना उसकी तारीफ करें। राना अजीम साहब, 11 करोड़ लोगों का सूबा है जी। सॉरी, अच्छा, क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन नहीं है। जी। राना साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि 11 करोड़ लोगों का ये सूबा है। आप 11 करोड़ लोगों को 2 लोग सर्विस नहीं दे रहे। आप तो खुश हों कि हुकूमत की इतनी इनटॉलरेंस है टूवर्ड्स नॉन परफॉर्मेंस कि जहां भी कोई शख्स मिलता है जो कोताही बरतता है उसको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाता है। ये तो प्लस पॉइंट है हुकूमत का कि हम खुद लोगों को मुअत्तल कर रहे हैं। अगर हमें केयर ना होती, अगर हम काम ना कर रहे होते तो लोग तो मुअत्तल ना हो रहे होते। तो ये तो रोज़मर्रा का मामूल है, लोगों की परफॉर्मेंस चेक होती है। कल भी मुअत्तल हो सकते हैं लोग, परसों भी हो सकते हैं। जब तक लोग काम नहीं करेंगे लोग मुअत्तल भी होंगे, ट्रांसफर भी होंगे। तो ये हम तो दुआ करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस से आवाम भी मुतमईन हो और आप निशानी है पूरे कर पाएं। आपकी और हमारी पहली इंस्ट्रक्शन है, कुछ सख्त सवाल आपको लग रहे होंगे, लेकिन आइंदा आने वाले वक्तों में अगर कारकर्दगी बेहतर होती रहेगी, सवाल भी नर्म होते रहेंगे। बिल्कुल हमारे पास है, वो हम अपने प्रोग्राम में उसे बेनकाब भी करेंगे। जो इंफॉर्मेशन आप दे रही हैं बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इससे आगे चले जाते हैं। एक तो आपने सीरतुन नबी के हवाले से, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर अगर किसी सूबे ने बहुत अच्छा इकदाम किया है तो वो पंजाब है। इस पे सारी कौम जानती है और हम चाहेंगे 1 मिनट आप इस पर भी बात करें। लेकिन फिर आखिर में मैं एहतरामन कहूँगा कि मुझे ये तो बता दें, चलें डेंगी
नहीं पता लगा तैयारी का, बाकी चीज़ों की तैयारी का पता नहीं लगा। ये महंगाई जो है इसका तो आपको इल्म है ना। तो जो रेट लिस्ट आप देते हैं, हमने उस दिन प्रोग्राम में दिखाई है, अब भी आज भी दिखा देते हैं, जो रेट लिस्ट आप देते हैं उसमें से किसी एक चीज़ पे भी कोई एक चीज़ जो है उस रेट पे नहीं मिलती। तो ऐसा क्यों है? बेबस हैं, ब्यूरोक्रेसी तगड़ी है, आपके हाथ नहीं पड़ता, या फिर आप कहते हैं जो होता होने दें? अच्छा, दोनों बातों पे आते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बताना चाहता हूँ कि आपको पता है रहमतुल लिल आलमीन अशरा जो है हुकूमत पंजाब बड़ी ज़ोरों शोर से मना रही है और वफाकी हुकूमत भी बड़ी ज़ोरों शोर से मना रही है। जो बताने वाली बात है यासिर, उसमें देखिए ये है कि आज से पहले, इस हुकूमत से पहले, ये वो एक त्यौहार था जो कि लोग तो उसी जोशो खरोश से मनाते थे, लेकिन उसमें हुकूमतों का किरदार बहुत कम देखा जाता था। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुकूमत का जोशो खरोश जो है वो लोगों का साथ दे रहा है। और हमें हदायत है इमरान खान साहब की भी और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की भी कि इस चीज़ के अंदर जो रिसोर्स चाहिए, जो बजट चाहिए, वो हमें देना होगा। और आपको पता है कि एक बहुत बड़ा कैलेंडर है जो महकमा औकाफ ने जारी किया है, उसके अंदर हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उलमा कॉन्फ्रेंस, मशाइख कॉन्फ्रेंस, नातिया मुकाबले, खत्ताती के मुकाबले कर रहे हैं। और ये तो एक हो गया सेलिब्रेटरी एस्पेक्ट। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से है कि हम कैदियों के लिए क्या कर रहे हैं, उनके लिए एक पैकेज का ऐलान होगा। ये जो हमारे यतीम खाने हैं, हमारे जो हस्पताल हैं, उसमें वज़ीर आला पंजाब की तरफ से गिफ्ट हैम्पर और खाना दिया जाएगा। तो ख्याल ये रखा गया है कि हम उसको सेलिब्रेट भी करें, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत का इजहार भी करें और उनकी सीरत पर जिस हद तक हमें अल्लाह तौफीक दे हम अमल पैरा होकर भी दिखाएं। तो ये वो जज्बा है जो इस वक्त पूरी हुकूमतें जी बिल्कुल, हर पाकिस्तानी जो है वो सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु का मिलाद मनाने इस महीने को, और जो आपने जो किया बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। महंगाई का जरा जवाब दे दीजिएगा। अच्छा, अब मैं महंगाई पे आता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि महंगाई इस वक्त वाकई है और महंगाई से जो निचले तबके के हमारे भाई हैं, हमारे शहरी हैं, उनको तकलीफ़ होती है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि उनकी जो तकलीफ़ है ये हुकूमत की तकलीफ़ है, उनका जो दर्द है वो हमारा दर्द है। अब हम इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, महंगाई को कंट्रोल करने की कुछ वजूहात होती हैं और कुछ उसके असबाब होते हैं जो हुकूमत कर सकती है। आपको बेहतर पता है, आप माशाल्लाह रोज़ इतना अच्छा शो करते हैं कि इस वक्त जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, गैस की कीमतें ऊपर जा रही हैं, स्टील, कोयला, सब आपको पता है। मैं लंबी बात में नहीं जाता। जब पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में ऊपर जाती है तो हुकूमत के पास दो चॉइसेस होती हैं, और अभी मैं वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ। या तो वो प्राइस इंक्रीज पास ऑन कर दे, या वो सब्सिडी दे के अवाम के लिए तेल सस्ता कर दे। वो सब्सिडी अवाम के टैक्स के पैसे से आती है। हमारे जो बजट की पोजीशन है, आपको पता है कि हमारे कर्जे का क्या लेवल है। हुकूमत के पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो वो आने वाली नस्लों पे कर्ज सहाकर आप लोगों को पेट्रोल सस्ता दे दे। हसन साहब, जिसने आपको वोट दिया है उसके लिए भी आता जो 126 दिन के धरने में था, जो आपके लिए लड़ता था, मरता था, ये उसके लिए ये वो नहीं चाहता। आपकी जो पाकिस्तान के अंदर मसनूआत है जो पाकिस्तान पेट्रोल के अलावा है वो बता दें जो सस्ती हुई है। कोई एक चीज मुझे बता दें। मैंने तो अर्ज किया जब पेट्रोल सस्ता था, जब पेट्रोल 70, 75 या 77 रुपए था, उस वक्त से लेकर अब तक कोई एक चीज बता दें। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। वो ये जो मैंने पहला जवाब का हिस्सा है ना, ये उन लोगों के लिए है जो इकोनॉमी को समझते हैं। अब मैं आपको जवाब के दूसरे हिस्से की तरफ आता हूँ कि सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में क्या है। सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। इस वक्त पंजाब में सैकड़ों सहूलत बाजार हैं जहाँ पर कंट्रोल रेट पे चीज़ें मिल रही हैं। कंट्रोल रेट का मतलब ये है कि आटे की बोरी का अगर रेट सेट किया है 10 किलो का 550, तो सहूलत बाजार में मिलेगा 540 का। एक तो आसान खबर साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है। वन लाइनर सिर्फ ये बता दें, अपने जिलों में कंट्रोल कमेटीज को खुली तौर पे फाल कब करेंगे? जी, प्राइस कंट्रोल्स कमेटी फाल है। इस वक्त पंजाब में 1250 मैजिस्ट्रेट हैं जो रोजमर्रा अशिया की कीमतें चेक कर रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं।
FIR दर्ज कर रही हैं, उम्मीद करते आने वाले दिनों में बेहतरी भी हो और जिस तरह की महंगाई का इस वक्त ग्राफ ऊपर जा चुका है, हुकूमत उसको कंट्रोल कर पाए, अवाम को बेहतरी और सहूलियात मुहैया कर पाए। बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई, क्या मामलात उसमें तय पाए? इसके साथ साथ मरियम नवाज शरीफ से मौलाना लाहौर आकर भी मुलाकात क्यों ना कर पाए? मौलाना फजलुर रहमान आने वाले दिनों में पार्टी लीडर यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर पे तकिया करना चाहते हैं या नायब सदर पे करना चाहते हैं? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या मरियम नवाज साहिबा को माइनस करके मौलाना PDM को चलाना चाहते हैं या शहबाज शरीफ साहब को एतमाद में लेके उन्हें खुद माइनस करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा दोनों में से ऐसा कुछ नहीं है। मौलाना साहब आए लाहौर, मौलाना साहब ने लाहौर में आके शहबाज शरीफ साहब की तीमारदारी की और उसके बाद वो मैं देख रहा था, मियाँ शाह नदीम साहब बता रहे थे कि बड़े मज़ेदार से खाने के। हाँ जी, वो तो एक लंबी तवील लिस्ट थी। मुझे इस तरह लगा कि मौलाना साहब तीमारदारी करने नहीं आए, कोई दावत वलीमा थी या कोई बड़ी दावत थी, लेकिन बनता है जिसके घर जाएँ खिदमत करनी चाहिए। पाकिस्तान के एक बड़े लीडर हैं। मौलाना साहब की शहबाज शरीफ साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई। उस तफसीली मुलाकात में मौलाना साहब ने कुछ गिले भी किए, कुछ शिकवे भी किए कि आप ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, आप एतमाद में नहीं लेते। शहबाज शरीफ साहब आपको पता मुतमिन करने के मास्टर हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े बेहतरीन तरीके से उन्हें मुतमिन किया और मुतमिन करने के बाद उन्हें एक पैगाम दिया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी सियासत करनी है या अगर आपने ये समझना है कि पार्लियामेंट के अंदर की जमायतें भी आपकी हिमायत करें, तो फिर आपको फैसला करना होगा कि आपने मरियम से पहले मिलना है या मुझसे मिलना है। और यह भी कहा कि हम पे इख्तलाफात नहीं है, लेकिन जिस तरह मैं चाहता हूँ उस तरह मंजिल मिल जाएगी, जिस तरह आप चाहते हैं कुछ हिस्से नहीं आएगा। मौलाना साहब उस पर राज़ी हुए। मौलाना साहब ने कहा जी मैंने तो मरियम से भी मिलना है, बाकी मामला तो उनसे तय करें, तहरीक तो वो चलाएगी। जिसके बाद तय हुआ कि बिल्कुल आप मरियम से मिलें, अब आप नहीं मिलेंगे। अच्छा। मौलाना साहब ने एक राब्ते की, उसने मौलाना साहब ने हामी नहीं भरी, उसने कहा नहीं जी नहीं मैं तो मिलूँगा। तय ये हुआ कि जी, फिर उन्होंने पूछा जी फैसलाबाद का जलसा ये किसके बेटे है? जी आप जिसके, उन्होंने कहा नहीं जी आपके बेटे। वो फैसलाबाद का जलसा मुस्लिम लीग नून के बेटे डाल दिया गया, इंतज़ामात अखराजात सही उसके हवाले से। उसके बाद आगे मौलाना साहब ने अपने करीबी लोगों से कहा कि मरियम से भी रब्ता करें। अब पता चला जी मरियम साहब की जो है मसरूफ़ है, कोई तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन एक सवालिया निशान ज़रूर था कि एक मीटिंग जिसमें शहबाज शरीफ मौजूद हैं, मरियम भी लाहौर में मौजूद हो, या सर हो भी लाहौर में, और वो कहें हम हैं भी एक पेज पे, फिर मरियम को शहबाज शरीफ ने नहीं बुलाया या मरियम ने वहाँ आने से इनकार कर दिया। ज़रा ये कहते हैं कि मरियम साहबा जो हैं उन्होंने वहाँ पे आने से इनकार कर दिया। सही। और वाज़े तौर पे एक पैगाम दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मसरूफ़ हूँ, मैं फलां हूँ। अब देखना यह है कि पार्टी के अंदर ये जो अंदरूनी इख्तलाफात है, इसका रंग और इसकी छाप PDM के प्लेटफॉर्म पे कितनी पड़ती है और कितना उसको डैमेज करती है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बलोचिस्तान के हवाले से। बलोचिस्तान असेंबली में वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है, जिसके मंदरजात में यह लिखा गया है कि 3 साल के अंदर बैड गवर्नेंस रही, किसी की बात नहीं मानते, खुद को अक्ले कुल समझते हैं, जितना भी समझाने की कोशिश करें समझते नहीं है, इसलिए इनको वजारत से हट जाना चाहिए। अब जो ग्रुप बंदी हो चुकी है और हुक्मरान जमात के जो अरकान अलहदा हुए, उन्होंने ज़हूर बलेदी साहब को अपना पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करने की सिफारिशात भेजी हैं, तो आने वाले दिनों में मंजरनामा क्या होगा? राना साहब क्या देख रहे हैं? वज़ीर आला तो बज़िद हैं इस्तीफा ना देने पर और उधर से ऑपोजिशन बज़िद है इस्तीफा लेने पर। नहीं, आपको बता दूं कि अगले 48 घंटों के अंदर 48 घंटों के अंदर इस मामले को सुलझ या ये मामला किसी तरफ लग जाएगा। बहुत या इस्तीफा हो जाएगा या रुक जाएगा। दोनों तरफ से अब कुछ और लोग जो हैं इसमें मुतहर्रक हो गए। अब वो बड़े जिनको मुतहर्रक पहले हो जाना चाहिए था, अब वो भी मुतहर्रक हो गए। और हो ये रहा है, ये कहा गया है, मैं आपको बता दूं बागी ग्रुप को, कि अगर आप आपस में लड़ पड़े
तो आइंदा आने वाले वक्त में आप लोग अपनी अपनी नशिस्तों से हाथ धो बैठेंगे। और अगर आप अदम एतमाद कामयाब कर लेते हैं तो उसके बाद आप अगर वज़ीर आला बनते, आप में से कोई बनता है, तो अपोजिशन को क्या देंगे? और अगर आप अपोजिशन को देंगे तो अपोजिशन तो आपका सियासी सबसे बड़ी मुखालफ है, ऊपर नीचे सब किस तरफ जाएंगे आप? अब इस पैगाम को 2 MNAs ने वहाँ पहुँचाया है जो इस वक्त भी मौजूद हैं बलूचिस्तान के अंदर, और इस वक्त भी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं मीटिंग चल रही है। अब इसमें आपको पता है गवर्नर जो हैं वो भी उनकी तरह है कि गवर्नर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए हैं, या रवाना हो गए हैं या रवाना होने वाले हैं, ये भी इतलात है। अब कुछ बड़े जो हैं वो इसमें आ गए हैं और मेरे पास इतला ये है कि 48 घंटों में मामला किसी तरफ चला जाएगा। एक तो ये राय जा रही है कि ठीक है, जाम कमाल साहब जो हैं वो किसी तरीके से वो राज़ी हो जाते हैं अगर इस्तीफ़ा देने पे, अगर तो फिर इनकी पार्टी के अंदर वजारत रहे और सारा कुछ इनके पास रहे और अपोजिशन जो है उसको साइड पे कर दिया जाए। दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं, अपोजिशन के अंदर जो हैं 2 जमातें वो जाम साहब से मिल चुकी हैं। 2 जमातें अपोजिशन के अंदर जाम साहब से मिल चुकी हैं। यानी तहरीक इंसाफ जो है वो दोनों दरे अपने अपनी तरफ दावा कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को भी हदायत मिल चुकी है और हदायत यह है कि अगर मामला हल नहीं होता तो वो जाम साहब के साथ जाएंगे। राना साहब, एक सवाल है, अगर जाम साहब इस्तीफा दे देते हैं तो इसका इम्पैक्ट वफाकी हुकूमत पे क्या पड़ेगा? कोई इम्पैक्ट नहीं वफाकी हुकूमत। जाम साहब अगर इस्तीफा देंगे तो वफाकी हुकूमत की मशावरत से देंगे। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, मैं कुछ इशारा कर रहा हूं। चलें वो इस्तीफा नहीं देने पे आमादा होते, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है? नहीं होगी तहरीक अदम एतमाद तक शायद नौबत ही ना पहुंचे, और अगर नौबत पहुंचे तो हो सकता है बहुत से लोग मैनेज हो जाए। ये मैं आपको जो बात कह रहा हूं, कल को जब वक्त आएगा आप देख लीजिएगा। अगर तहरीक अदम एतमाद तक नौबत पहुंचती है तो फिर हो सकता है उसी सूरत में होगा, फिर बहुत से लोग मैनेज हो जाएंगे, बहुत से लोग जो हैं वो तवक्को से हट के चले जाएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। अब मुझे बताएं, अपोजिशन जो है वो अगर 14 के साथ 24 जाते हैं जैसा, तो 24 वाले कहेंगे ना वज़ारत उज़्मा हमें दें, वज़ारत आला हमें दें। फिर बगावत करने वालों के हिस्से में क्या आया? वो तो मोहरे बने। बस ये ज़हन में रखिएगा। इसलिए कुछ लोग मुतहरक हो गए हैं और हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई एक 48 घंटे में कोई ना कोई फैसला हो जाएगा, या आर हो जाएगा या पार हो जाएगा। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।